हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और लाइक आई सेड यस्टरडे आई थिंक यस्टरडे कि मैं आपको आर्मी डे जो जयपुर में सेलिब्रेट हुआ था, 78th आर्मी डे परेड जो हुई थी, उसके ऊपर अपन छोटा सा अलग से डिस्कशन करेंगे बिकॉज इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। अभी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक रहा है, कई कई दिनों तक जब तक वो आर्मी डे की परेड की रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी जयपुर में, तब से न्यूज में था। तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक नाउ, बट इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है, बनना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ अ फर्स्ट काइंड वाली चीजें इसमें काफी सारी आई थी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल सी चीजों से स्टार्ट करेंगे। आर्मी डे की हिस्ट्री देख लेते हैं। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और इस साल 2026 में जो आर्मी डे था वो 78th आर्मी डे था। ये नंबर आपको याद रखना है। देर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन सर्टन थिंग्स। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एब्सोल्यूट फैक्ट बेस्ड होते हैं और आरपीएससी फैक्ट्स पूछता है। जस्ट बिकॉज आरपीएससी का मेंस का एग्जाम का पैटर्न जो है वो बहुत कुछ डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल हो चुका है, क्रिटिकली क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हो गया है, डज नॉट मीन कि प्री एग्जाम भी वैसा ही है। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स दैट कम इनटू द क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 78th आर्मी डे है, तो अगर पीछे जाएंगे तो कब बनेगा? चलो ठीक है, ओके, लाइन वाइज चलते हैं। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आर्मी डे मनाया क्यों जाता है? क्योंकि पहली बार 15 जनवरी के दिन, ईयर मैं बताती हूँ अभी, उसी दिन इंडिया ने एज एन इंडियन, हमारी आर्मी के जो हेड थे वो पहली बार चूज हुए थे। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमारे पास में जो आर्मी के हेड थे वो ब्रिटिशर थे। तो एक ब्रिटिशर रिटायर हो रहे थे और उन्होंने कमान दी थी इंडियन आर्मी की एक इंडियन के हाथ में। वो डेट थी 15 जनवरी 1949। मेरे को ना आज थोड़ा सा ना गला हैवी हो रहा है। आई एम जस्ट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर द कंफ्यूजन। अगर मेरी आवाज नहीं समझ में आती है तो विल रिकॉर्ड दिस अगेन, ओके। चलो, 15 जनवरी 1949 को ये काम हुआ था। किसको दिया था? लेफ्टिनेंट जनरल कोडेंद्रा मडप्पा करियप्पा, के एम करियप्पा, ओके। और इनको पहली बार कमांडर इन चीफ बनाया गया था, और बाद में इनको फील्ड मार्शल भी बनाया गया। मुझे कमेंट्स में बताओ, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल कौन थे और कब बने थे? कौन थे जो थे ना, उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी अभी विक्की कौशल की, आई थिंक 1-2 साल पहले की एक मूवी भी है। तो कौन थे का तो आपको पता चल जाना चाहिए। कब बने थे इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल? एंड दीज आर द ओनली 2 फील्ड मार्शल्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में फील्ड मार्शल नहीं होते हैं, ठीक है। अब कौन होते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले कौन थे ये भी मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो, ये मतलब वही बात है, बेसिक जानकारी। इन वर्ड्स को, इन नामों को ढूंढने के लिए जो आप गूगल करोगे ना, वहीं पर आपकी मेमोरी बन जाएगी। अपन का फोकस ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बननी चाहिए, टू जस्ट गिव यू एन एक्टिविटी। पहले फील्ड मार्शल कौन थे, कब बने थे, और इंडिया के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, ओके। चलो, इनको कमांडर इन चीफ पहला बनाया गया था, और इन्होंने किससे कमान संभाली थी? जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुकर। ये लास्ट कमांडर इन चीफ थे जो कि अंग्रेज थे देश में। इनकी ओके, इस डेट से हमें ये महसूस होता है कि भाई हमारे हाथ में फाइनली हमारी मिलिट्री की भी सॉवरेंटी आ गई थी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है सॉवरेंटी का? सॉवरेंटी शब्द का मतलब होता है कि हम खुद डिसाइड करेंगे। जैसे सॉवरेन एक देश है, उसका एक मैप है, और मैप की क्या होती है? बॉर्डर्स होती हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये लैंड, ये पीस ऑफ लैंड सॉवरेन है, यानी कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी एक्टिविटीज करनी है, वो इस देश के लोग खुद अपनी मर्जी से चूज करके लीडर्स से करवाएंगे। कोई बाहर का इंटरफेरेंस, कोई क्या कहते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स, कोई आर्म टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। सॉवरेंटी का मतलब वही होता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी पहली बार मिलिट्री भी सॉवरेन हो गई थी 15 जनवरी 1949 को। और करियप्पा जी को क्या बोला जाता है? दैट ही वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्मी, ओके। क्यों? क्योंकि इनको पहली बार ये पोस्ट मिली थी कमांडर इन चीफ वाली। नेक्स्ट, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे? टेक्निकली आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों होता है? पब्लिक क्यों सेलिब्रेट करे? ये काम आर्मी का था, है ना। पब्लिक इसलिए सेलिब्रेट करती है, पब्लिक से सेलिब्रेट करवाया जाता है, पब्लिक को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं दैट माई फ्रीडम कम्स विद अ कॉस्ट, है ना। कुछ चुकाना पड़ता है तब आपको कुछ मिलता है। और अगर आप आजाद हैं, आजाद फील कर रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है इधर उधर जो आसपास पड़ोसी हैं उनसे, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये बैठे हैं बॉर्डर्स पे। और इस चीज को फील करना जरूरी है। आपके अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग होनी चाहिए। यू शुड बी नेशनलिस्टिक, ठीक है। आजकल इन वर्ड्स को पता नहीं क्यों एक गाली की तरह यूज करने लग गए हैं थोड़ा सा। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि नेशनल आईक्यू डाउन होता जा रहा है।
पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो डायलॉग होता है ना, दैट पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, नो, पेट्रियोटिज्म इज व्हाट इज गोइंग टू कीप यू अलाइव, इट्स व्हाट्स गोइंग टू कीप यू सेफ। ये सेफ्टी वही इंश्योर करते हैं जो पेट्रियोटिक होते हैं, नेशनलिस्टिक होते हैं, जिनकी प्राइमरी आइडेंटिटी ही ये होती है दैट आई विल प्रोटेक्ट माय मदरलैंड। बहुत किस्मत वाले हो कि इंडिया में पैदा हुए हो, थोड़े लेफ्ट राइट हो जाते तो फील्डिंग सेट हो जाती। ठीक है, लेफ्ट में कौन है? पाकिस्तान, राइट में कौन है? बांग्लादेश, चाइना, थोड़े से मार्जिन से बचे हो, तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। और वो थैंकफुलनेस जो है वो इन्हीं के कारण आएगी, तो इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, वो जो आप प्राइस आपकी आजादी के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जो प्राइस पे कर रहा है कोई और, उसको ट्रिब्यूट मिलना चाहिए। उसी के लिए हम ये आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी का रोल इन द फॉर्म ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी, हमें उसको हाईलाइट करना होता है। और तीसरी बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है अभी तक तो, कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो, विकसित भारत बनाना चाहते हो, तो आर्मी के बिना नहीं होगा। ठीक है, मिलिट्री के बिना नहीं होता। जो भी होता है हार्ड पावर ही होती है, सॉफ्ट पावर सिर्फ है ना बॉलीवुड म्यूजिक तक ही अच्छी लगती है। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर सॉफ्ट पावर। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर चाइना में बटर चिकन बनता है या नहीं बनता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर अर्जेंटीना में आपका डोसा बिकता है या नहीं बिकता है, तो nobody cares. What matters is how much hard power you have, और hard power आपको सबसे पहले फाउंडेशन आर्मी से ही मिलती है। You should have a big grand army, technologically advanced, जो भी लेटेस्ट टेक में चल रहा है वो सब आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। और उससे भी बेहतर सिचुएशन वो होगी कि जो आपके पास में टेक्नोलॉजी में चल रहा है वो आप खुद बना रहे हैं। आपके वेपन्स हो गए, आपकी जो आर्मी की जितनी भी बुलेट प्रूफ जैकेट से स्टार्ट करने से लेकर उनकी इन्फेंट्री की राइफल्स वगैरह हो गई, आपकी ड्रोन्स हो गए, एआई अटैक्स वगैरह होते हैं, सारे के सारे आप सब कुछ एवरीथिंग अगर आप खुद अपने घर पर इंडिजिनस बना सकते हैं तो बेस्ट है, वरना बाहर से लेकर करो अभी तो, चाहे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़े, बट विदाउट अ पावरफुल आर्मी यू विल नॉट स्टैंड विद रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो भी होता है हार्ड पावर ही होती है। और अमेरिका के जो प्रेजेंट हैं, मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने बता भी दिया है कि जो भी है वो हार्ड पावर ही है। ओके, तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसकी तरफ भी अपन को अवेयरनेस लानी है। अब ट्रेडिशनली आर्मी डे कहाँ सेलिब्रेट होता है? आर्मी डे जनरली करियप्पा परेड ग्राउंड जो है दिल्ली में, उसमें सेलिब्रेट होता है, और वो भी दिल्ली कंटोनमेंट के अंदर है। अगर आप जयपुर से दिल्ली कभी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जो डबल डेकर ट्रेन होती है, तो सबसे पहला जो दिल्ली के पास का जो स्टेशन है ना, वो दिल्ली कैंट ही होता है। तो उस कैंट के अंदर ही करियप्पा ग्राउंड है। उसके बाद में आर्मी डे दिल्ली कैंट से बाहर निकला, लेकिन पुणे कैंट में ही रहा, बैंगलोर कैंट में ही रहा। सबसे पहली बार एक सिविलियन इलाके में आकर सड़क के ऊपर आर्मी ने परेड करी है, आर्मी डे परेड पे, एंड दैट हैपेंड इन जयपुर। इसलिए जयपुर का जो आर्मी डे परेड हुआ है अभी रिसेंटली 15 जनवरी को, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो फर्स्ट वाली चीज ही बता रही हूँ मैं, तो पहला फर्स्ट इंटरेस्टिंग चीज यही हुई है। यहाँ पे क्या क्या होता है? परेड होती है, रीथ लेइंग होती है वॉर मेमोरियल्स पे, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले होता है। अब ये इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं अभी अपन आगे देखेंगे। क्या क्या होता है यहाँ पे? मार्च पास्ट होती है, अलग अलग रेजिमेंट्स आती हैं, अलग अलग बटालियंस आती हैं और वो मार्च पास्ट करती हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम्स होते हैं, यानी कि आपके टैंक्स, आपकी आर्टिलरी, आपकी मिसाइल्स, आपके ड्रोन्स, इन सब का डिस्प्ले होता है। एरियल फ्लाई पास्ट, यानी कि आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके जो फाइटर जेट्स हैं, उनके साथ में भी आप वो भी देखने को मिलेंगे, आपको वो भी देखने को मिलते हैं। गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंटेशंस जनरली पोस्ट्यूमसली दिए जाते हैं, और इस बार जैसे मैंने अटेंड किया था 15 जनवरी को, पोस्ट्यूमस ही थे। मॉर्निंग में अलग थे और इवनिंग का जो शौर्य संध्या हुई थी उसमें भी अलग थे। कल्चरल शोज भी होते हैं, बैंड परफॉर्मेंस भी होते हैं, और ये जो बैंड परफॉर्मेंसेज होते हैं ये आर्मी बैंड होता है और एनसीसी बैंड होता है। तो इस बार वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड, एनसीसी गर्ल्स कैडेट जो थे उन्होंने भी बैंड प्रेजेंटेशन दिया था, सेकंड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ? ओके, सेकंड पॉइंट। और रीजनल इवेंट्स, ठीक है, यही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अब आते हैं अपन हिस्टोरिक माइलस्टोन के ऊपर। ये हिस्टोरिक माइलस्टोन क्यों? पहली बात तो आपको थीम पता होनी चाहिए। इस बार की आर्मी डे की थीम क्या थी? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। फोकस किस चीज के ऊपर रहा ज्यादातर? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, साइबर रेजिलियंस, रियल टाइम डेटा फॉर वॉरफेयर। ठीक है, जो भी हो रहा है टेक में हो रहा है, और टेक में लेटेस्ट क्या है? साइबर वॉरफेयर है और एआई है। तो इन दोनों को तो मेंशन करना ही करना है, तो पूरा का पूरा फोकस इस चीज के ऊपर रखा गया है। हिस्टोरिक फर्स्ट यही है कि परेड जो है वो पहली बार मिलिट्री कंटोनमेंट से बाहर निकलकर पब्लिक सिटी स्ट्रीट्स पे हुई। कहाँ हुई थी? महल रोड, जगतपुरा, जयपुर में। और 1 से 1.5 लाख सिटीजन ने अटेंड किया था लाइव। अब ये जो लाइव है ना, ये जो लाइव वर्ड है,
ये इंक्लूड करता है यूट्यूब पे जो लाइव इस चीज को देख रहे थे, टीवी पे जो लाइव, सॉरी टीवी के नहीं, जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे वो, और जो एक्चुअली महल रोड पे प्रेजेंट थे, आई वाज वन ऑफ देम, ठीक है, उनके लिए है ये नंबर। इस तरह का कोई नंबर आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। आई वाज जस्ट, मैंने इस पॉइंट को सिर्फ इसलिए ऐड किया है बिकॉज इट शोज द ग्रांडनेस ऑफ द परेड, की लोगों में पॉपुलर था। इट वाज जैम पैक्ड, मतलब मैं गई थी, देयर वाज एब्सोल्युटली जीरो स्पेस फॉर पार्किंग, तो गाड़ी 6.5 किलोमीटर दूर मैंने पार्क करी, एंड देन आई वॉक्ड। मैं 9 बजे वहां पहुंची, फिर जो भी वीआईपी वो जो कॉर्नर था उसके पास में मेरी सीट थी, वहां पर मेरे को मिल गई सीट, मैं बैठ गई। 2.5 घंटे के आसपास तक पूरा का पूरा सिस्टम चला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वगैरह को भी एक्सप्लेन किया, क्या हुआ था, क्यों जरूरत पड़ी थी ऑपरेशन लॉन्च करने की, पहलगाम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। एंड दे डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम कॉलिंग आउट कि क्या एक्चुअली टोन ऑफ टेरर अटैक जो था वो क्या था। इट वाज नॉट सम काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अटैक, इट वाज नॉट सम काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, सेपरेटिस्ट अटैक, इट वाज अ फुल ब्लोन टेरर अटैक, और लोगों से नाम पूछ पूछ के मारा था। तो दैट वाज डिस्प्ले, इट वाज नॉट जस्ट डिस्प्लेड, इट वाज एक्सप्लेन्ड आल्सो, राइट। और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो किस तरह से गवर्नमेंट ने कितना टाइम लिया, किस तरह से डिसीजंस लिए होंगे, किस तरह से एक्ट हुआ है, और ये भी एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या मिसाइल्स बरसाई गई थी और क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ। मीडिया में ना थोड़ा सा मजाक ज्यादा आ जाता है, और मैंने वो 4 दिन 3 दिन मैंने बिल्कुल भी टीवी ऑन ही नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है कि वो बिल्कुल नाच रहे हैं टीवी के ऊपर, यहाँ बम गिरा दिया, वो कर दिया, कराची ले लिया, लाहौर ले लिया। नहीं चाहिए हमें कराची लाहौर, डिस्ट्रॉय करके खत्म करो, मैं तो कहती हूँ। एनीवे, उस चीज को साइड में रख देंगे। तो ये चीज एक्सप्लेन की गई थी, और उसके बाद में बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, आई जस्ट विल गो बैक टू दैट अगेन। एनीवे, और मैक्सिमम पब्लिक पार्टिसिपेशन देखा गया, सिविल मिलिट्री बॉन्डिंग वहां पर काफी, यू कुड एक्चुअली टॉक टू देम, द सोल्जर्स, राइट। हाइलाइट्स में क्या है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो है इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो खुद आए थे, उन्होंने रिव्यू किया था आर्मी को, आर्मी डे को। और स्टार्टिंग में रीथ लेइंग सेरेमनी हुई थी, गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल वगैरह दिए गए थे, विशिष्ट सेना मेडल भी थे और सेना मेडल भी थे, दोनों थे। उसके अलावा 30 एंटिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, 7 मार्चिंग कंटिजेंट्स थे, जैसे मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, और इनके जो है ना मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, इनका बैंड भी आया था, वो ढोल बजाने वाला। और इन्होंने वेस्ट ही पहन रखी थी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि उनको सर्दी नहीं लग रही क्या, मतलब यू गाइस आर फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और वहां पर इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितना 15 जनवरी की मॉर्निंग को पड़ रही थी, बट दैट वाज अ फन थिंग। राजपूत रेजिमेंटल सेंटर थे, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, मिक्स स्काउट्स, एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट, ये पहली बार था, ओके। दिस वन आल्सो वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। स्पेशल इसमें यही था, आर्मी बैंड परफॉर्मेंस, नेपाल आर्मी बैंड ने भी परफॉर्मेंस दी थी, दिस वाज द थर्ड पॉइंट जो पहली बार हुआ है, ओके। और कल्चरल इंटीग्रेशन में राजस्थानी फोक एलिमेंट्स थे, इसमें जो रिटायर्ड राजस्थान में रहने वाले जो रिटायर्ड आर्मी मैन थे, उन्होंने स्टिक गेम दिखाया, और कालबेलिया डांस भी हुआ था यहाँ पे, राइट। ओके, मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया गया, जिसमें टैंक्स में T9 और अर्जुन दोनों थे। आई शुड हैव पुट द फोटोग्राफ्स ओवर हियर, राइट, मुझे फोटोग्राफ्स लगानी चाहिए थी, मैंने खुद ने क्लिक करी थी, तो मुझे लगानी चाहिए थी। मे बी इन सम अदर वीडियो अपन फिर से इस बारे में बात कर लेंगे, कोई ना कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आ जाएगा तो, एंड देन विल सी कि क्या-क्या चीजें हैं ये। आर्टिलरी में K9 वज्र हावित्जर्स दिखाए गए थे, पिनाका था, स्मर्च रॉकेट लॉन्चर्स थे, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ओ माय, दिस इज अ बिग थिंग, लाइक ये बहुत बड़ी है, मतलब इट, टू इमेजिन इतना नहीं होता, जब आपके सामने ये चीज आती है तो ज्यादा ग्रांड है। और अब मुझे यकीन आ गया कि वो रहीम यार खान वो जो एयरबेस था उसके अंदर किस तरह से अंडरग्राउंड टू अंडरग्राउंड वो चली गई मिसाइलें, वो इसीलिए चली गई बिकॉज दिस इज सो डैम बिग। तो ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर डिस्प्ले में थी, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर जो अपना सूर्यास्त सिस्टम है वो भी था, और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ये वही आकाश तीर है जिसके बारे में 15 की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया था कि इंडिया के ऊपर सुदर्शन चक्र होगा, और सुदर्शन चक्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। S400 सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखेगा, S500 हमने अभी तक खरीदा नहीं है, बातचीत चल रही है, लेट्स सी क्या रहता है। बट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अदरवाइज भी अपन को देखना है, ओके। ड्रोन्स ऑन रोबोटिक्स में स्वॉर्म ड्रोन्स थे, जिसमें कामिकाजी ड्रोन्स वगैरह भी थे, ड्रोन जैमर्स भी थे, और लॉइटरिंग ड्रोन्स। ये लॉइटरिंग ड्रोन्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नजर रखते हैं, ठीक है, दे आर नॉट देयर टू अटैक और टू लॉन्च एनी काइंड ऑफ मिसाइल और बॉम्ब्स और एनीथिंग, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नजर रखते हैं, एक तरीके के आपके स्पाई ड्रोन्स होते हैं। कामिकाजी ड्रोन्स वही होते हैं जो खुद जाके डिस्ट्रॉय करते भी हैं और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनके ऊपर बॉम्ब्स नहीं होते हैं, ये खुद ही बॉम्ब होते हैं, ओके। एंड तीसरे तरीके के और ड्रोन्स थे जो लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स होते हैं, मतलब आपको सामान यहाँ से वहां तक पहुंचाना है तो ड्रोन्स के थ्रू आप यूज करके पहुंचा सकते हो। तो ऑल काइंड्स ऑफ ड्रोन्स वर देयर, ड्रोन जैमर्स वर देयर, एंड रोबोडॉग्स, ये वही रोबोडॉग्स हैं, ये भी पहली बार डिस्प्ले हुए हैं, द फोर्थ थिंग दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वही रोबोडॉग्स हैं जो त्रिशूल एक्सरसाइज के टाइम, अभी अक्टूबर में नवंबर में जो त्रिशूल एक्सरसाइज हुई राजस्थान में,
उसमें जिनको टेस्ट किया गया था. ओके, सो दीज रोबोडॉग्स वर आल्सो ओवर देयर. देयर वर 4 रोबोडॉग्स, चारों देखे मैंने. ओके, एयर पावर में AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स थे और यहाँ पर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी थे, ये भी थे. ओके, और इंडिजिनस वेपन सिस्टम के ऊपर ज्यादा दबाव था, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ज्यादा फोकस था, स्पीचेस में भी था. नेक्स्ट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पहली बार हुई है. भैरव बटालियन पहली बार क्रिएट की गई है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और उसका डिस्प्ले पहली बार राजस्थान में जयपुर में आर्मी डे पे ही दिखाया गया. लाइक रियली डेंजरस. ओके, वो पूरा ब्लैक करकुरा के और क्या कहते हैं उसको, कैमोफ्लेज वगैरह कर कुरा के, दे वर गुड. ओके, दे वर गुड. और उन्होंने मतलब जॉगिंग वाले फॉर्मेशन में अपना बटालियन आगे दिखाया था. एनीवे, ये ड्रोन इनेबल्ड हैं, मल्टीपल डोमेन में इनको फाइट करना सिखाया गया है, एजाइल यूनिट्स हैं, और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा एक्शन लेने वाली बटालियन को ही भैरव बटालियन बताया गया है. भैरव नाम किससे आया है? भगवान शिव के सबसे रौद्र रूप का नाम है भैरव. ओके, राइट. अदर्स में अश्नी प्लेटून्स थे, शक्तिमान रेजिमेंट्स थे, दिव्यास्त्र बैटरीज वगैरह भी डिस्प्ले पे आई थी. और रीसेंट ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अच्छा ठीक है, इसका इतना ऐड क्यों हो रहा है? बिकॉज इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करो, एंड प्लीज डोंट गेट इमोशनल व्हाइल आई एम सेइंग दिस. इट्स नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी. व्हाट हैपेंड इन पहलगाम वाज लाइक अ वेकअप कॉल. पहले टेरर अटैक जो होता था वो एक जगह को देख के होता था कि यहाँ पब्लिक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेस आउट ऑफ एवरीथिंग, हम कोई ना कोई तो डिस्ट्रॉय होएगा ही. और टेरर अटैक्स ऐसे ही होते थे. 26/11 में देयर वाज सम काइंड ऑफ हिंट कि वो लोगों को चुन के मार रहे हैं, राइट? लेकिन वहां पर अदरवाइज भी मतलब अंधाधुंध गोलियां भी चलाई गई थी, तो एवरीवन काइंड ऑफ लाइक केम इनटू द कांटेक्ट. बट व्हाट हैपेंड इन पहलगाम वाज रियली शॉकिंग, क्योंकि पहली बार उन्होंने आइडेंटिफाई करके दे मेड श्योर कि वो जिसको मार रहे हैं वो वही है. ये हुआ. वो जो न्यूज आई थी कि वो नाम पूछ रहे हैं, वो रिलीजन पूछ रहे हैं, दैट वाज ऑल ट्रू. आर्मी ने खुद ने इस चीज को वाउच किया है दैट यस दैट हैपेंड. और पहलगाम वाज अ वेकअप कॉल, जिसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, द नेम सिंदूर सिग्निफाइज कि अगर हिंदू पुरुषों के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है और आइडेंटिफाई करके किया गया है, तो उन हिंदू पुरुषों की जो हिंदू महिलाएं हैं जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनका बदला लिया जा रहा है. और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग महत्वता रखता है, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है. तो ऑपरेशन सिंदूर, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑपरेशन सिंदूर की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है. ओके, दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पहली बार एक न्यूक्लियर स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके हमने उनकी सॉवरेंटी उजाड़ी वाली बात है, ठीक है? तो हम उनके बॉर्डर क्रॉस करके, कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था, कुछ नहीं था, हमने लिटरली वॉर लॉन्च किया था, हमने लिटरली एक वॉर अनाउंस कर दिया था. उन्होंने कुछ कर नहीं पाए बिकॉज दैट इज पाकिस्तान, मतलब ठीक है क्या ही कर लेंगे. एनीवे, तो हमने एक सॉवरेन कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करके उनके सिविलियन एरियाज में जाके वो अटैक्स किए हैं जहां पर टेरर कैंप्स वगैरह हैं. थर्ड थिंग विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग वाज, हमने इसमें लेटेस्ट ड्रोन टेक्स भी यूज करे, हमने ब्रह्मोस मिसाइल यूज करी, हमने आकाश तेज सिस्टम यूज किया, S-400 यूज किया. क्यों? क्योंकि उनके ड्रोन अटैक्स वगैरह हो रहे थे, उनकी तरफ से भी एक आधी मिसाइल आने की बात हुई थी. तो यस, द थिंग्स वी यूज्ड, ये पहली बार यूज किए गए और सक्सेसफुल रहे. और उन्होंने भी कुछ ना कुछ चाइनीज माल था वो खरीद रखा था, उसको यूज करने की कोशिश की, बट चाइनीज माल था वो, तो क्या ही यूज हो जाएगा. एनीवे, तो ऑपरेशन सिंदूर की अपनी इंपॉर्टेंस अलग है. ओके, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर गवर्नमेंट का, आर्मी का बहुत ज्यादा फोकस है. पीपल शुड नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, दे शुड नॉट फॉरगेट हाउ द गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड टू इट. ठीक है, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा अभी तक भी न्यूज में है, हर तरीके से न्यूज में है. दिस इज द सोल रीजन. ओके, चलो. और क्या हुआ था? इवनिंग इवेंट की अपन अभी 2 मिनट में बात कर लेंगे. हाँ, इसका विजन यही था. क्यों हमने पब्लिक के बीच में ये चीज लेकर आए? क्यों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं दैट द आर्मी इज फ्यूचर रेडी, वी आर टेक एडवांस्ड एंड वी आर मिशन ओरिएंटेड. हम किसी का कोई सिविलियन नुकसान नहीं करते हैं. जो हमारा टारगेट होता है, सिर्फ टारगेट को ही डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, एंड टारगेट अचीव करने का अपना दूसरा काम. हमारा गोल बाय 2047, लाइक आई सेड थोड़ी देर पहले क्या होता है, लाइक आई सेड बिफोर, हार्ड पावर ही होती है जो होती है. ठीक है, हार्ड पावर का ही रेस्पेक्ट होता है. इफ यू वांट टू अचीव पीस, यू नीड टू हैव अ बिगर स्टिक. ओके, प्लेग्राउंड में सबसे बड़ा हाथ जिसका होगा, जिसकी सबसे भारी थप्पड़ जिसका पड़ेगा, उसी के नाम पे शांति होती है. दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव बाय द ईयर 2047. विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, वो सब कुछ अपनी जगह. ये कैसे होगा? विद अ लॉट ऑफ हार्ड पावर. और हार्ड पावर का हमारा टारगेट यही है कि हम इंडियन आर्मी को वन ऑफ द मोस्ट
एम्पावर्ड और पावरफुल फोर्सेस बनाना चाहते हैं दुनिया की। ओके, नेक्स्ट इवनिंग में शौर्य संध्या हुई थी एसएमएस स्टेडियम में। इसका हाईलाइट ये था, तीन चीजें इसकी हाईलाइट थी। यस, ऑपरेशन सिंदूर को इनेक्ट भी करके दिखाया कि वहां पर पहलगाम में क्या हुआ, कैसी बातें हुई, उसके बाद में आर्मी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को भी इनेक्ट करके दिखाया। ओके, सो दैट वाज वन थिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड चीज, वहां पर 1000 ड्रोन्स का एक लाइट शो हुआ था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को दिखाया। मैं आपको कंफर्म करके बता देती हूँ, आई हैव रिटन दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन को, तो जो 4 चैरियट वाला जो लुक है, ठीक है, उसका 1000 ड्रोन्स ने वो इनेक्ट किया। उसके बाद में उन्होंने इनेक्ट किया छत्रपति शिवाजी महाराज को और महाराणा प्रताप को। उसके बाद में इनेक्ट किया गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। और उसके बाद में इंडिया के मैप को बना के और उसके बीच में एक सोल्जर को इनेक्ट किया गया। और जहां जहां पर अपने कंटोनमेंट्स हैं, मेजर कंटोनमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट किया गया। जहां जहां पर थोड़ी बहुत टेंशन बनी रहती है उन जगहों को हाईलाइट किया गया। और लास्ट में इंडियन आर्मी का जो सरपेंट वाला जो आइडॉल है उसको दिखाया गया। लास्टली हमने T9 टैंक्स और रोबोडॉग्स और ड्रोन्स और अपनी ब्रह्मोस मिसाइल ये सब बनाई। ये इन ड्रोन से बन रहा है, ठीक है। तो दिस वाज अ ड्रोन शो। और लास्टली यस, लास्ट में एंड यही हुआ था, इंडिया के झंडे के साथ में एंड हो गया था। सो दैट वाज इट। और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने एक्चुअली फोटोग्राफ्स ली थी, तो मैं फोटोग्राफ्स देख के आपको बता रही थी कि क्या क्या हुआ था वहां पे। आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने पढ़ा नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं कोई गलती ना कर जाऊं। एनीवे, इन सब चीजों से पहले कलरी पयतु और मल्लखंब के शो हुए थे, यानी कि पीपल वर प्रेजेंट ओवर देयर एंड दे वर परफॉर्मिंग दीज थिंग्स। कलरी पयतु क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया, केरला से उत्पन्न हुई है। कलरी पयतु दो वर्ड्स से बनती है। कलरी, कलरी का मतलब होता है ग्राउंड, और पयतु का मतलब होता है फाइट। ओके, यानी कि ट्रेनिंग ग्राउंड में आप फाइट करना सीख रहे हैं, दैट इज द मीनिंग बिहाइंड कलरी पयतु। अब ये बहुत तरीके की होती है, आइदर यू यूज कॉम्बैट, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, आप स्टिक्स से लड़ना सीखते हैं, और उसके बाद में आप सोर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब तलवारों से लड़ना सीखते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्टेजेस दे हैव। और उसके बाद में दूसरा था मल्लखंब। मल्लखंब एक तरीके का स्पोर्ट्स शो है, स्पोर्ट है फ्रॉम द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से एक बड़ा सा एक वो लकड़ी का खंबा टाइप होता है, जैसे खंब है तो खंबा टाइप होता है, और उसमें पीपल दे क्लाइंब ऑन टू इट, और वो कलाबाजियां वगैरह दिखाने का काम करते हैं। एंड बेयर हैंड, बाय द वे, दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, दे आर ऑल बेयर हैंड्स। तो ये दोनों मार्शल आर्ट्स के इन्होंने शो दिखाए थे। उसके पहले गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और फेलिसिटेट किया गया था ब्रेव हार्ट्स की फैमिलीज को, अगेन पोस्ट्यूमसली, ठीक है। तो सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और जो वीर चक्र वगैरह होते हैं वो दिए गए थे। ये सब था। दिस वाज इट। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? नहीं, आई थिंक यस। हाँ, 8 से 11 जनवरी तक एक नो योर आर्मी एग्जीबिशन भी लगी थी, जिसको चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी शर्मा ने ही ओपन किया था, इनॉग्रेट किया था। उसमें वेपन्स, ड्रोन्स, सिमुलेटर्स और इंटरेक्टिव जोन्स वगैरह लगाई गई थी, जिसमें आप एक तरह से अपनी आर्मी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जान सकते हैं उनके बारे में, डिटेल में पढ़ सकते हैं उनके बारे में, किस तरह की उनकी लाइफ होती है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एवरीथिंग वर्चुअली लॉन्च किया गया था 100th नमन सेंटर को इन सपोर्ट ऑफ वेटरन्स एंड वीर नारीज इन सूरतगढ़। उसके अलावा इंडियन आर्मी का यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज लाइव स्ट्रीम की गई थी। 9/11 और 13 जनवरी को बहुत रिहर्सल्स हुई थी। रिहर्सल में मेरा भी जाने का मन था, बट आई कुड नॉट गेट अ लीव फ्रॉम द ऑफिस, बट ओके, 15th को फिर मैंने डायरेक्टली देख लिया। एनीवे, 2026 का जो सेलिब्रेशन है, 78 सेलिब्रेशन है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द फर्स्ट एवर फुली पब्लिक स्ट्रीट लेवल परेड, जिसमें आर्मी, सिटीजन्स, जो सिविलियंस हैं उनके कॉन्टैक्ट में पहली बार आए हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ब्लेंड अच्छे से किया गया है, और कुछ थीम्स, यानी कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि आपका जो भी एआई का, साइबर का, टेक का जितना भी पोर्शन है वो, और सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यानी कि सिविलियंस का और मिलिट्री मैन का जो कन्वर्सेशन हुआ वो, इन तीनों को इंपॉर्टेंस दी गई, इन तीनों का इक्वल महत्व रखा है। इससे क्यों, मतलब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी वांट टू इंस्पायर आवर यूथ, और नेशनल यूनिटी को हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी में भर्ती हों। मतलब अगेन आई रिट्रेट माय पॉइंट, इंडिया में पैदा हुए हो, थोड़ा लेफ्ट राइट होते तो फील्डिंग सेट हो जाती, ठीक है। लेकिन वो गड़बड़ हो सकती है इफ द मिलिट्री गोज वीक, इफ पीपल डोंट पार्टिसिपेट, इफ पीपल डोंट वेयर दी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, तो आपको जरूरी है कि आप मिलिट्री में भी जाएं। जयपुर बिकेम सेंटर ऑफ नेशनल प्राइड, ठीक है।
लास्टली ये फील्ड मार्शल करियप्पा जी के वर्ड्स हैं, द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ ए कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशनल थॉट बिहाइंड अ सोल्जर जो आपकी प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। आई होप दिस वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी इशू होता है, मुझे बताना कमेंट्स में। whatever you want to understand, नो नेक्स्ट करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट टेल मी अबाउट इट और फिर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे अलग से। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इस तरह के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, एंड यू विल सी मी टुमारो एट नाइट 10 PM ऑल्सो। ज्योग्राफी को अपन प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के जो आपके मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बेसिक फैक्ट्स दूंगी। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वी विल सी ऑल ऑफ देम। ओके, चलो, थैंक यू फॉर द सेशन।